एक चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कनाडा में बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये एक जो ज़ख्म है उसके ऊपर एक मरहम के तरीके से इस फिल्म ने काम किया है। उस फिल्म की शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी जिसके अंदर एक बहुत ही यूनिवर्सल सोल और दिल होगा। और खासकर जिस माहौल के अंदर हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस हिंदुस्तान के बारे में फिल्म बनाना जो कि को एग्जिस्ट करता है डिफरेंट रिलीजन्स, रेसेस, सोशल स्ट्राटा के अंदर। जब भी आपकी तरफ दौड़ता हुआ एक मॉब आता है, हजारों लोग आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं जिनके फेस के ऊपर कपड़े बने हुए हैं, ना तो उनका धर्म होता है ना उनकी कोई जात होती है। मॉब मॉब होता है, वो आइडेंटिटी लेस होता है। इतने ज्यादा दर्दनाक चैप्टर में होने के बावजूद भी ये फिल्म इतने ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंची क्योंकि जब फिल्म खत्म होती है आपका दिल भारी जरूर होता है, लेकिन आप कहते हो यार इस फिल्म ने ना हेट प्रोपोगेट नहीं करी, इस फिल्म ने हमारे जख्मों का नाजायज फायदा नहीं उठाया। सर्टेन चीज़ें जो है इंसान कभी सीखता नहीं है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हो, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 84 हो। हम आज भी वही सब चीज़ें देख रहे हैं। बहुत लोग आगे ये बात समझते हैं कि इस तरह की चीज अगर आगे रिपीट होगी तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। जब फिल्म मेकर से कहा जाता है कि अपनी फिल्मों को पॉलिटिकल मत बनाइए, कैन यू जस्ट डाइवोर्स द पॉलिटिक्स फ्रॉम एनी फिल्म व्हाटसोएवर? लोगों को लगता है कि जैसे आप बोलते हो ना पॉलिटिक्स, आप सीधा बोल रहे हो कि मैं किन कुछ लोग जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स तो समाज के अंदर दो इंसानों के बीच में, सोशल स्ट्राटा के बीच में, हर चीज के अंदर एक पॉलिटिक्स है। Hello everyone, I am Ali Abbas Zafar and you are watching and listening to Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. It's wonderful to have Ali Abbas Zafar, a director who's not merely a commercial voice, but he also has a sane voice. Ali, pleasure having you on Connect FM Canada. Thank you very much, and congratulations on your new venture. I have no idea about this. No, no, so far so good. I think it's been extraordinary first month. All right, so Ali, congratulations for Jogi. I think extraordinary response so far. Thank you very much. Yeah, the response has been overwhelming, very overwhelming. Yeah. क्या हम कह सकते हैं कि ये आपकी अब तक के करियर का मे बी सबसे स्पेशल फिल्म है इन अ वे? Well, yes, I can say that it is very special for me. Well, for a director, every film is special because when you make that film, you put everything behind that film, your heart, your soul. But in terms of the most challenging film, I think after Sultan, this has been very challenging for me because they're both very personal films. Hmm. Sultan was very personal because it was one man's journey who's broken, who's trying to find himself. Jogi is exactly the same. It's more real, raw, grittier, uh, and more relevant because it comes from the real chapter that has happened. Most of the stories in the films are real survivor stories. Most of the instances in the film, most of the scenes in the films are inspired or mostly true to what people have gone through. So yes, it has been one of the most special films of my career, and I would say the most challenging one for sure. ओके, देखिए, आपका ये एफर्ट और बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो जाता है, बिकॉज़ देखिए जनरली क्या होता है कि फ़िल्म मेकर्स को ब्रैकेट किया जाता है कि दैट कमर्शियल फ़िल्म मेकर है, ये सो कॉल्ड पैरेलल और आर्ट फ़िल्म मेकर है, मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का मेकर है। आपका डिस्टिंक्शन ये है कि आपने जो हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी फ़िल्में हैं, मतलब कमर्शियली सक्सेसफुल फ़िल्में, आप उनसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आप एक ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि कॉमर्स के बियॉन्ड आप कहीं न कहीं एक अपने रूह की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। ये बहुत ही जो जो नियत हो जाती है, ये बहुत ही गैर मामूली हो जाती है, बिकॉज़ इट सीम्स टू बी कंप्लीटली सेल्फलेस। जी बिल्कुल, मतलब कोशिश मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि मैं बम्बई से हूँ नहीं, मैं देहरादून का लड़का हूँ। तो हुँ, मैं जब बम्बई आया था तो किस नियत से आया था, मतलब वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि
मेरी फिल्मों ने बड़ा बिजनेस किया, बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने बड़े नंबर्स किए हैं। लेकिन जिस नियत से मैं बॉम्बे आया था, वो तो कहानियां कहने की नियत से आया था। और मेरे हिसाब से नंबर बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, कहानी बड़ी और छोटी होने से फर्क पड़ता है। और जोगी की जो कहानी है वो बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ी कहानी है। मतलब जितनी मैंने पहले फिल्में बनाई हैं उन सबसे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि उस कहानी की जो की एसेंस है, जो उस कहानी की रूह है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा प्योर है। और जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं तो तब आपकी, मुझे ये लगता है, मैच्योरिटी एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर पता चलती है। तो मैं बहुत डरा हुआ था ऑनेस्टली फरीदुन, जब ये फिल्म आ रही थी और जब मैं फिल्म बना रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं लोग ये ना बोले यार ये अच्छी खासी मेन स्ट्रीम पिक्चरें बना रहा था, कहाँ चला गया, क्यों कर रहा है ये सब, इसके बस का नहीं है। क्योंकि 2 मिनट में पीपल कैन राइट यू। और मैं ये नहीं कहता कि जोगी इज अ परफेक्ट फिल्म, जोगी के अंदर भी उसके फ्लॉज हैं। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मैं एक बॉक्स में बंद होके ना रह जाऊं। मतलब लोग ये ना बोलें कि हाँ एक कमर्शियल फिल्म मेकर ही है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी एक दूसरी साइड पता लगे, जो कि सेंसिटिव है, मतलब जमीन से जुड़ी हुई है, एट द सेम टाइम कुछ कहना चाहती है, जिसके अंदर एक आवाज है। क्योंकि बॉक्स ऑफिस के जब नंबर्स होते हैं ना, तो कहीं वो आवाज खो जाती है, बिकॉज आपको बहुत सी चीजों के साथ अमेलगमेट करके जोड़ना पड़ता है, गाना डालना पड़ता है, एक्शन सीक्वेंस डालना पड़ता है। लेकिन फिर एक होती है प्योर स्टोरी टेलिंग, प्योर परफॉर्मेंस, प्योर क्राफ्ट, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर। और कहीं ना कहीं जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे जोगी के लिए मिला अक्रॉस द बोर्ड, मीन्स दुनिया भर से, मुझे लगता है कि दैट हैज काइंड ऑफ मेड मी अंडरस्टैंड के एक एक ये भी दुनिया है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग कमर्शियल फिल्म्स, और ओटीटी के आने से तो आज की डेट में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जो कहानी कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो आप उसे मेन स्ट्रीम स्पेस में कहें, टाइगर, सुल्तान भारत की स्पेस में, या फिर जोगी की स्पेस में कहें, कहीं ना कहीं वो कहानी, उसके किरदार ऑडियंस के साथ रेजोनेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी लर्निंग है जोगी से, और नेटफ्लिक्स के साथ, क्योंकि ये फिल्म है, और उनकी पूरी क्रिएटिव टीम और मोनिका शेरगिल जो इस टाइम पे कंटेंट हेड कर रही हैं, और वो और मैं कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे शाबाशी देके सबसे ज्यादा यही बोला, वो भी काफी सीनियर है मेरी। तो उन्होंने भी यही बोला कि अली, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्योंकि कहीं लोगों के अंदर एक दूसरा फेस दिखेगा तुम्हारे क्राफ्ट का। एंड कमिंग फ्रॉम हर इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज आई नेवर थॉट। और मैंने ऑनेस्टली ना एक बड़ी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म बनाई है। मतलब आप अगर जोगी देखें तो उसके अंदर एक पेस है, एक लय है, उसके अंदर म्यूजिक है, उसके किरदार हैं। मैं अपनी तरफ से तो एक एक टेक्सचर के अंदर ऐसी कहानी कहना चाह रहा था, और दिलजीत और मैं बहुत क्लियर थे इस चीज को लेके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंचनी चाहिए। तो हमें इसको बहुत ज्यादा पैरेलल सिनेमा जिसको बोलते हैं, या आर्ट हाउस सिनेमा जिसको बोलते हैं, उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए। फिर ये बहुत ही कम लोगों की फिल्म बन के रह जाएगी। आज जो नंबर्स उस फिल्म ने किए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जितने लोगों तक वो फिल्म पहुंच रही है, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये है कि जब से ट्रेलर आया लोगों को लगा यार ये तो मेन स्ट्रीम स्पेस के अंदर बड़ी समझदार और सुलझी हुई कहानी लग रही है, and I think that is the reason that it has done what it has done for everyone who's involved with the film. नो डेफिनेटली एंड इतना एक दिलचस्प सा फेज़ है ये पैंडमिक से और ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ कि जो ओटीटी का जिस तरीके का जो लोगों का टेस्ट हो गया है, डेवलप हो गया है, तो वो कुछ हद तक वो एक ब्लेंड सा हो गया है रियलिस्टिक कंटेंट और जो एक मेन स्ट्रीम कंटेंट। तो एक ब्लेंडिंग आई थिंक बहुत खूबसूरती से हो रही है। और आई थिंक ये जैसे आपने आपने सही कहा कि फिल्म में ये बहुत दिलचस्प तरीके से आता है। वो अगर आप सस्पेंस पैदा कर सकें, वो ट्रक खुल रहा है और उसमें जो एक सस्पेंस है, तो वो भी अपने आप में इट्स समथिंग दैट इज़ ग्रिपिंग एज वेल। तो इनफैक्ट बातें बहुत सी हम चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कनाडा में बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये एक जो जब एक जो ज़ख्म है उसके ऊपर एक मरहम
के तरीके से इस फिल्म ने काम किया है। As a filmmaker, as a human being, does it in a way elevate you? Did you feel that there's more to filmmaking than just making money, and longevity, posterity is something that 100% फरीदन, मुझे क्या लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, मैंने जो मेन स्ट्रीम में भी काम किया, मतलब अगर आप देखिए सुल्तान, टाइगर, भारत, उन सब के अंदर एक मुद्दा है, absolutely we have discussed that in the ऐसा। past. We have discussed यस। about this. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिन फिल्मों से मैं बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर्ड, यू नो चाहे वो दीवार हो, चाहे वो शक्ति हो, हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा से निकल के वो दोनों फिल्में हैं, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हर फिल्म, उस फिल्म की शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी जिसके अंदर एक बहुत ही यूनिवर्सल सोल और दिल होगा, यू नो। तो हमेशा मैं कोशिश करके, इवन चाहे वो बड़े पर्दे की फिल्में हों, सुल्तान टाइगर टाइप या फिर जोगी टाइप, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर आपके पास कहने को कुछ हो। और खासकर जिस माहौल के अंदर हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस हिंदुस्तान के बारे में फिल्म बनाना जो कि को एग्जिस्ट करता है डिफरेंट रिलीजन्स, रेसेस, सोशल स्ट्राटा के अंदर। मतलब जोगी के अंदर बनाने का जो मेन मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि 84 में एंटी सिख राइट जब हुआ, तो एक तो वो छवि थी जो हमें पता चलती है कि पूरी दिल्ली जल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक कहानी है, जो कहानी इस बारे में बात करती है कि इस सब केओस के बारे में, इस सब जलती हुई दिल्ली के बारे में भी एक दिल्ली के अंदर खूबसूरत दिल था, जो इन तीन दोस्तों का दिल था, यू नो, जो कि एक होप के ऊपर टिका हुआ था कि कुछ भी हो जाए पर इंसान का सबसे जरूरी और सबसे पहला धर्म है कि वो इंसानियत दिखाए। तो चाहे वो रविंदर चौटाला का किरदार हो, चाहे वो कलीम अंसारी का किरदार हो, चाहे वो लाली का किरदार हो, चाहे वो जोगिंदर का किरदार हो, इस ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अगर आप अपने अपना बैलेंस एज एन इंसान बना के रख सकते हैं, तो वो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। अब चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो, चाहे वो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म जो मैंने देखी है शिंडलर्स लिस्ट, उसमें हो, क्योंकि सेम कहानी अगर आप देखें तो, कि एक जू आदमी, एक जर्मन आदमी जू लोगों की मदद कर रहा है, जर्मनी से निकलने के लिए, वो एक इंसान है। वो एक इंसान है। वो वहां ना तो आप धर्म देख रहे हो, ना आप उसकी जाति देख रहे हो, ना आप उसके लिए कुछ और देख रहे हो। तो कोशिश हमेशा ये थी कि इन सब चीजों के बीच में एक ह्यूमन कहानी की जाए, क्योंकि जब भी आपकी तरफ दौड़ता हुआ एक मॉब आता है, हजारों लोग आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं जिनके फेस के ऊपर कपड़े बने हुए हैं, ना तो उनका धर्म होता है, ना उनकी कोई जात होती है, मॉब मॉब होता है, वो आइडेंटिटी लेस होता है। लेकिन इंडिविजुअल इंसान का धर्म भी होता है, उसकी जाति भी होती है, और उसका किरदार भी होता है। जोगी इज अ फिल्म अबाउट दैट, इट्स अबाउट ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द मिडल ऑफ chaos। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट कि इतने ज्यादा दर्दनाक चैप्टर में होने के बावजूद भी ये फिल्म इतने ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंची, क्योंकि जब फिल्म खत्म होती है आपका दिल भारी जरूर होता है, लेकिन आप कहते हो यार इस फिल्म ने ना हेट प्रोपोगेट नहीं करी, इस फिल्म ने हमारे जख्मों का नाजायज फायदा नहीं उठाया, यू नो इस फिल्म ने अपनी बात बोली, और इस फिल्म ने ये कहने की कोशिश करी कि कोई भी माहौल हो, लेकिन अगर इंसान इंसानियत के साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं देर इज अ लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि इस फिल्म ने हेट प्रोपोगेट नहीं करी है, एंड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे आपने एक और आई थिंक सीन है जो कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और कि अगर गुरुद्वारे में जा रहे हो तो कम से कम अपना सर को तो ढक लो, वो एक जो इज़्ज़त देना किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी एक ग्रुप को, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली वंडरफुल। एंड एज यू सेड कि आपने पहले भी आपकी फिल्मों में ये देखने में आया है, चाहे वो टाइगर जिंदा है में फ्लैग को लेकर है, और भी चाहे भारत में है, चाहे वो सुल्तान में बहुत से जगहों पे है। ये जो मोमेंट्स होते हैं जब आप ये लिख रहे होते हैं, डू यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट
कैन इट पॉसिबली हैव, लाइक अगर हम ये गुरुद्वारे वाले सीन की बात करें, क्या आपको लगता है कि दैट मे बी इट हैज़ एक्सीडेड व्हाट यू मे हैव थॉट एज अ स्टोरी टेलर, द वे इज बीइंग स्पोकन अबाउट? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीन के बारे में इतनी बात होगी फरीदून। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक ब्रिटिश चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा था, और उस जर्नलिस्ट ने सारे इतने बड़े बड़े सीन हैं उसके अंदर, दिलजीत जहाँ अपने बालों का सैक्रिफाइस करता है, लेकिन ही ऑल्सो पिक्ड अप दिस सीन एंड ही सेड कि सर मुझे सबसे ज्यादा टच उस सीन ने किया। आई थिंक कॉन्शियसली हमारी कोशिश ये थी, यू नो और मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ इस सीन के बारे में। ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, ये सीन ऑन सेट मैंने लिखा। और मुझे क्या लगता है कि इस सीन की जो रेजोनेंस है वो इसलिए इतनी भारी है क्योंकि अ, क्योंकि उस जगह के ऊपर आके फिल्म आपको एक इंसाइट देती है कि यार जिस जिस अ, पवित्र पाक चीज के सामने से आप रोज गुजरते हैं, और जब माहौल सही होता है तो वो, चाहे गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, आप कहीं ना कहीं अंदर एक रिस्पेक्ट रखते हैं। ये हिंदुस्तान ने हमें सिखाया है। यू नो एक मजार हो, आप हमेशा ना उसके सामने से झुकते हुए थोड़े से सेन हो जाते हैं कि ये एक एक पवित्र जगह है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। लेकिन जब भी कोई दंगा होता है या रायट होता है, सबसे पहले आदमी वो इज्जत उतार देता है। यू नो और वो सडनली उस पवित्र स्थान की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। यू नो तो कहीं ना कहीं ये सीन लिखने का मेन मुद्दा ये था कि इंसान कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस बात को जाने कि कुछ भी वक्त हो यार, उस जो जगह है, वो जगह जिसकी अहमियत इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़ी हुई है, भगवान से, देवी देवताओं से, गुरु ग्रंथ साहब से, उसकी इज्जत कभी नहीं जानी चाहिए। जो पर्सनल चीज है वो पर्सनल है। और मुझे लगता है कि ये सीन इसलिए इतना ज्यादा रेजोनेट हो रहा है क्योंकि ये चीज हम सबके अंदर है। और कहीं ना कहीं हम उस चीज से जिसको कहते हैं ना, जब वो देखते भी हैं उस चीज को होते हुए, तो हम कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों कर दिया यार। यू नो और कुछ चलो, सब कुछ चलेगा, मतलब अ प्लेस ऑफ वर्शिप हैज नथिंग टू डू विद द पीपल दैट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। it is an individualistic place, and this has been all over the world. और तो मुझे लगता है कि वो सीन का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये था कि कहीं ना कहीं किरदारों के थ्रू वो एक इंसाइट दे जा सके लोगों को कि यार वक्त कोई भी हो, लेकिन जिस चीज की इज्जत आप हमेशा से करते आए हो, कम से कम उस चीज की इज्जत बरकरार रखो। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। एंड आपने एक इंटरव्यू में मैं आपका देख रहा था, आपने कहा है कि दैट मतलब आई थिंक इतने साल हो चुके हैं लेकिन अब तक जस्टिस नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि दैट जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि दैट सर्टन चीज़ें जो है इंसान कभी सीखता नहीं है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हो, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 84 हो। हम आज भी वही सब चीज़ें देख रहे हैं। एंड मे बी अगर 84 का एक एग्जाम्पल सेट किया गया होता जस्टिस के लेवल पे, तो मे बी शायद लोग 10 बार सोचते कि यार ये सब चीज़ें फिर से रिपीट ना की जाए, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन पेनल्टी अटैच टू समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जस्टिस अगर डिनाई होती है, मतलब उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जब आदमी, आधे से ज्यादा जख्म आज की डेट में 84 के इसीलिए इतने फ्रेश हैं, बिकॉज बहुत से लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे उन तक अभी तक जस्टिस पहुंची नहीं। और कहीं ना कहीं जब जब लोगों को जस्टिस मिलती है तो हाँ, बहुत लोग आगे ये बात समझते हैं कि इस तरह की चीज अगर आगे रिपीट होगी तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है, और हमेशा रहेगी। जब जब किसी किसी भी चीज को जस्टिस मिली है,
तो आदमी के अंदर एक बार को वो कॉन्शियस जागी है कि इस चीज को दोबारा रिपीट ना किया जाए। एब्सोल्युटली। आपने यू आर द असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर न्यूयॉर्क। कबीर कबीर के साथ में आपका काफ़ी आपका एसोसिएशन आपका रहा है। सो यू नो कबीर से मैंने काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ मैंने करे हैं, तो कबीर ने काफ़ी बार मेरे इंटरव्यूज़ में कहा है कि देर इज़ नो सच थिंग कि दैट नॉट बीइंग पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स, इवन इफ टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर देर इज़ पॉलिटिक्स। बहुत बार हम सुनते हैं कि फिल्मों में आप मतलब पॉलिटिक्स से दूर रहिए, आप अपनी फिल्में कहिए। अब जैसे कोई भी आप बात कह रहे हैं, जैसे कि आप आपकी फिल्मों में भी एक देर इज़ दैट एलिमेंट ऑफ यू नो एक 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 फ्लेवर होता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, जब हम कहते हैं कि दैट जब फिल्म मेकर से कहा जाता है कि अपनी फिल्मों को पॉलिटिकल मत बनाइए, कैन यू जस्ट डाइवोर्स द पॉलिटिक्स फ्रॉम एनी फिल्म व्हाटसोएवर? नहीं, मैं ये मानता हूँ, यूजुअली लोगों का मानना ये होता है कि जब आप पॉलिटिक्स बोलते हैं फिल्म के अंदर, तो वो पॉलिटिक्स होती है सत्ता में बैठे हुए लोग, वो पॉलिटिक्स नहीं होती। मतलब शेक्सपियर ने भी अपने हर ड्रामा के अंदर पॉलिटिक्स लिखी है, चाहे वो रोमियो एंड जूलियट हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे ओथेलो हो। ओथेलो के अंदर यू नो एक एक आदमी जो कि कमांडर नहीं है, जब वो कमांडर बनने के लिए उसको बिठाया जाता है, यू नो वो भी एक पॉलिटिक्स है। मैकबेथ के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है, रोमियो एंड जूलियट के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का होना बहुत जरूरी ये है कहानी के अंदर के। कहानी तीन भागों के अंदर होती है, पहला भाग सेटअप होता है, दूसरा भाग कॉन्फ्लिक्ट होता है, तीसरा भाग कल्मिनेशन होता है। ये तीन पिलर्स होते हैं किसी भी कहानी के। जैसे ही आप कॉन्फ्लिक्ट पे आएंगे, पॉलिटिक्स किक इन हो जाएगी, यू नो तो दुनिया में कोई भी कहानी नहीं है जो पॉलिटिकल ना हो। मतलब यहाँ तक कि टाइटैनिक इज अ पॉलिटिकल फिल्म बिकॉज उसके अंदर सोशल स्ट्राटा की बात हो रहा है। एक गरीब लड़का है लियोनार्डो, और एक केट विंसलेट अमीर लड़की है, दोनों एक ही शिप के ऊपर हैं। जब ये लड़का वर्ल्ड रिच वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करता है, तो रिच वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। ये सोशल स्ट्राटा की पॉलिटिक्स है, So what I'm trying to say is, and what I think Kabir also meant is that a filmmaker cannot be apolitical, because being apolitical is also taking a political stand. करेक्ट, न्यूट्रल, You देयर इज know, नो सच थिंग एज बीइंग न्यूट्रल। correct. And so it is मतलब आप कुछ भी देखें, आप दीवार उठा के देखिए, मतलब जिस तरह से दीवार के अंदर सिस्टम, विक्टिम ऑफ सिस्टम, कि भाई अमिताभ बच्चन बोलता है जाके पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा। वो एक बहुत पॉलिटिकल बात है। वो मतलब आप ये मत देखिए अरे वो किसको क्वेश्चन कर रहा है, क्या सरकार को क्वेश्चन कर रहा है या लोकल कॉर्पोरेटर को क्वेश्चन कर रहा है। वो किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो इस दुनिया की पॉलिटिक्स को क्वेश्चन कर रहा है कि भाई इस आदमी ने तो मुझे एंटी सिस्टम बनाया, इस आदमी ने तो मुझे गलत काम करने पे मजबूर बनाया। तब कहाँ थे तुम लोग आज जो मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं क्यों गलत चला गया, यू नो सो सो और यही वो सिनेमा है। मतलब आप मदर इंडिया उठा के देखिए, मतलब मदर इंडिया से पॉलिटिकल कोई फिल्म नहीं है। सुनील दत्त कैरेक्टर हु बिकम्स अ डाकू, यू नो he becomes a daku because there is a very big thrust of him going on that dark path, which has come from a system which did not make him understand, you know सो ये बहुत ही मतलब लोगों को लगता है कि जैसे आप बोलते हो ना पॉलिटिक्स, आप सीधा बोल रहे हो कि मैं किन कुछ लोग जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स तो समाज के अंदर दो इंसानों के बीच में, सोशल स्ट्राटा के बीच में, हर चीज के अंदर एक पॉलिटिक्स है। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल वो लाइन खींच नहीं सकते कि मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ अपने सिनेमा के अंदर, तो मतलब वो सब गलत है। मतलब लगान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल फिल्म्स बिकॉज इट्स अबाउट एन अपराइजिंग ऑफ अ क्रिकेट टीम opposite British, and it's a statement. So all these things are, I think, in popular way we don't understand the gravity of it, but that is that in if you go deep inside, anything, any piece of art that is created has to have an underlying of a politics,
of what a filmmaker needs to put out, what a singer needs to put out, what a painter needs to put out, what anyone else, a dancer needs to put out in his performance. What does he wants to communicate to his audience? And I think that's the beauty, as they popularly say, that art is the mirror to the society. That's why they say it, because जो society नहीं कह पा रही है, एक artist उसको बयान करता है किसी भी फॉर्म के अंदर। एंड मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अब जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उस ताकत के साथ उस किस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं लोगों को, एक आईना दिखा सकते हैं लोगों को। और हमारी कोशिश एज फिल्म मेकर यही होती है कि जितने ज्यादा लोग इससे बंध पाए, जितने ज्यादा लोग इससे आइडेंटिफाई कर पाए, जितने ज्यादा लोग एक हो पाए, यू नो दैट इज अ सक्सेस ऑफ अ स्टोरी टेलर। You received, I think, a severe backlash for Tandav. Any regrets? Do you think that? I think, Faridun, I will say that तांडव इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां मुझे लगता है कि जो भी लोगों का रोष था कुछ सीन्स को लेके, वहां हमसे गलती हुई। हमें लगता है कि कुछ चीजों को लेके लोग सेंसिटिव हैं, और हमने इसीलिए अपनी ईगो को साइड में रख के सबसे पहले माफी मांगी। क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा काम लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे कंट्रोवर्सी की जरूरत है। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, हिंदुस्तान के बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, और मेरी कोशिश ये होती है कि हम वो चीज बनाएं जो लोगों को एक करे। और तांडव से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने स्टोरी टेलिंग का तरीका सीखा, और ये भी सीखा कि कहीं ना कहीं एक ऑडियंस का आपकी तरफ, आपको आपको प्यार देना, आपको आपसे नाराज होना बहुत जायज है। अब उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना, उसको बहुत ज्यादा कम कर देना, वो किसी के हाथ में नहीं है। कई बार एक छोटी सी चीज होती है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमें जरूर लगा कि तांडव में कुछ चीजें थी जिनकी वजह से लोगों का रोष हमारी तरफ आया। उसको शायद हमें दूसरे नजरिए से देखना चाहिए था। इसीलिए जो भी नाराजगी थी, मैंने सर झुका के अपने सर आंखों पे रख के उसको एक्सेप्ट किया, अपॉलॉजी दी, वो सीन्स भी एडिट किए। एंड आई जस्ट फील दैट मैं कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को अपने से अलग नहीं कर सकता। जो ऑडियंस आपको इतनी इज्जत देता है, इतना प्यार देता है, अगर वो कल आपसे नाराज है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलती है। इसीलिए जब हमने जोगी, तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा, कि कहीं ना कहीं ये अगेन बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन इस सेंसिटिव फिल्म के अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी बात हम ना बोलें जो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंडिविजुअल इंसान को लगे कि यार, ये ये किस 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 हित में ये बात जा रही है। यू नो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मुझे और सबसे खूबसूरत चीज जो इस देश के बारे में है कि हम इतने ज्यादा डिफरेंट होने के बाद भी वी वी आर को एग्जिस्टिंग, and that is the kind of work that we need to do, and we need to make sure that audience understands that this is a collaborative form, which will bind the country together and not break the country. एक चीज़ ये भी सामने आई है, और देयर आर प्रॉपर स्टडीज टू दिस, दैट a lot of this boycott culture, the way we have seen, especially with regards to Bollywood, um, a lot of it is in more ways than one maybe manufactured, and there is enough proof that that like trends can be purchased and a lot of things can be purchased as well. So do you at times feel that बहुत बार जो ओपिनियन मिल रही है, बहुत बार जो एक ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है, मे बी शायद वो आम लोगों की शायद वो ओपिनियन ना हो, एंड मे बी सोशल मीडिया में इतना हैमर हो जाता है, एंड मे बी न्यूज़ के ज़रिए इतना हैमर हो जाता है कि वो लगने लगता है कि शायद यही परसेप्शन है। डू यू फील दैट वे एट टाइम्स? ओ, देखो, मुझे क्या लगता है कि बिना आग के तो धुआं नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का तो डेफिनेटली ओपिनियन है,
अब उसको कितना बड़ा कर दिया गया है, कितना उसको हवा दी जा रही है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि जो ये होल बॉयकॉट है, ये शुरू ही इस वजह से हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगा कि यार गलत चीजें हैं, यू नो। और फिर अगर आप जो, मैं ये नहीं मानता कि ट्रोलिंग किसी चीज को अफेक्ट करेगी। जो पिक्चर अच्छी होगी वो हमेशा चलेगी, यू नो। चाहे ज्यादा चले चाहे कम चले, वो तो कोई नहीं जानता, यू नो। लेकिन मुझे ये भी लगता है एट द सेम टाइम्स के, यू नो, एज एन इंडस्ट्री हमें हमें अपने काम को खासकर जब हम अपनी स्क्रिप्टिंग करें, जब हम अपने किरदार लिखें, ये चीज का ख्याल रखें कि यू नो, हाँ, आदमी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आजकल हर चीज को लेके। तो अपने लेवल पर एक सेल्फ सेंसरशिप करें कि कल की डेट में किसी भी चीज का कोई गलत मतलब ना निकाला जा सके। मतलब यही वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को बहुत सालों तक इतना प्यार दिया है, यू नो। तो ऐसा नहीं हो रहा कि हर आदमी जो, या हर ट्वीट जो आप पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो बॉट है, यू नो। कुछ लोग होंगे जिनका सही में भी होगा कि हाँ देखो यार, ये देखो इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा था, ये ऐसा था, किसी फिल्म में ऐसा दिखाया गया। तो मतलब अब वो बात अलग है कि वो चाहे उसे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हम्बली, बिना बदतमीजी के साथ इस तरह का राइटिंग करें, इस तरह की फिल्में बनाएं कि वो जो ऑडियंस हैं, वो जो, जिसको हम अगर पेड बॉट्स या ट्रोल्स भी बोल रहे हैं, वो सब लोग देख के बोले कि यार कुछ गलत ही नहीं है इसमें, यू नो। जब 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 दिक्कत होती है तो आप उससे लड़के उस दिक्कत को कभी नहीं सुधार सकते, यू नो। आपको एक लेवल प्लेटफॉर्म पे आके उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं। और जब लाइन से ऐसा सिनेमा बनेगा कि जहां कोई आदमी किसी चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन ही ना उठा पाए, यू नो, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सब नल एंड वॉइड हो जाएगा, यू नो। क्योंकि कुछ कुछ सीन्स, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी उसको क्वेश्चन करने लगता है, तो उसके उसके बिहाफ के ऊपर हजार वैसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख लिया जाता है और chaos खड़ा होता है। तो मैं ऐसे एज एन इंडिविजुअल, मैं सबके लिए तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरी सीख इस सब कुछ से ये है कि आप लिखते वक्त, आप फिल्म बनाते वक्त हर चीज का तुम ध्यान रखें, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिएटिविटी को छोड़ दें, लेकिन आप हर उस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि माहौल सेंसिटिव है। हर आदमी हर छोटी सी चीज को लेके उसको बहुत बड़ा तरह से ले सकता है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, मतलब मैं तो अपने घर में मानता हूँ कि कुछ मेरे घर में परिवार में लोग ऐसे हैं जो वो शादी में आते हैं और पूरा खाना अच्छा खाते हैं और फिर बोलते हैं यार बट डिजर्ट अच्छा नहीं था, यू नो। ठीक है, अब ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, यू नो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि वो कंटेंट बना रहे हैं इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि कल की डेट के अंदर ऐसी कुछ चीज ही ना हो। जिसका प्राइम एग्जांपल जोगी है, यू नो, लाइक आई वुड टेक ऑन जोगी, यू नो। एक मैंने ही तांडव बनाया जिसके ऊपर इतना रोष हुआ, ठीक है, इतना हो। अब मैंने जोगी बनाई, और हर आदमी ने, जिसने तांडव के ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया था, उस आदमी ने बोला यार इस आदमी ने तो इस बार बहुत सही काम किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि कि ट्रोलिंग तो इसकी भी हो सकती थी, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता था इसमें भी उठा के कि यार क्या दिखा रहे हो, फलाना दिखा रहे हो, धमाका दिखा रहे हो। लेकिन जब वो प्रोडक्ट ही ऐसा था कि जब किसी भी आदमी ने वो फिल्म देखी, उसने बोला यार ना तो इस फिल्म में कोई प्रोपेगेंडा है, ना इस फिल्म में कोई हेट है, ना इस फिल्म में कोई किरदार ऐसा है जो किसी की भावनाओं के साथ खेल रहा है, किसी की धार्मिक आइडेंटिटी के साथ खेल रहा है, तो हम इसमें किस बात बारे में बात बोले। तो मेरी ये लर्निंग है, और मेरी ये लर्निंग काफी आगे तक जाएगी टू अ लेवल, जो भी कंटेंट हम एज अ कंपनी बना रहे हैं, एज अ डायरेक्टर बना रहे हैं, कि यार अपने ना ब्लाइंडर्स खोलो। कई बार क्या लगता है ना, आप जब बम्बई में बैठे रहते हैं कमरे में, तो आपको लगता है पूरी दुनिया इस कमरे से चल रही है, बट दुनिया बदल रही है। वी विल हैव टू बी very very sensitive towards the feeling of people, because this is the time everyone is sensitive, और कोविड ने और ज्यादा सेंसिटिव कर दिया, यू नो।
I just feel that the world has changed drastically after COVID. यू नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि उनको लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेरे हिसाब से वी वर एट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विद एन अनसीन एनिमी। 2 साल आप घर में बैठे रहे, करोड़ों लोगों की जानें चली गई। आदमी छोटी छोटी चीज को लेके सेंसिटिव हो गया। घर से नहीं निकल रहे थे आप अपने। इट्स अ वेरी बिग थिंग व्हेन आई एम कॉट इन माय ओन हाउस एंड आई कैन नॉट गेट। और मैं छोटी सी चीज पे भड़क सकता हूँ। अब अगर आप उस माशरे के अंदर, उस माहौल के अंदर एक ऐसी बात बोलेंगे जो कि काफी लोगों की फीलिंग हर्ट कर सकती है, इट विल टर्न इनटू अ स्नोबॉल। मतलब वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि बहुत लोग उसके साथ जुड़ने लगेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर चीज को बहुत बारीकी से देखें और कुछ ऐसा काम ना करें जहां लोगों को लगे कि यार ये आदमी सेंसिटिव नहीं है हमारी तरफ, यू नो। एंड दैट इज इट। दैट इज माय लर्निंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ 2 years ऑफ कोविड। नाउ यू मेकिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एंड मुझे लगता है कि आप मेरे मेरे ब्रदर की दुल्हन वाले जोन में आप जा रहे हैं। सो आर यू हैप्पी गेटिंग इन टू जोन? क्या इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होगी नहीं, ये हार्डकोर एंटरटेनिंग फिल्म है, विच इज़ माई फोर्टे एज वेल। सो नहीं, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि उसका पहली वाली बड़े मियाँ छोटी मियाँ से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने अपार्ट पढ़ा फ्रॉम है। जस्ट द टाइटल। हम्म। तो इट्स अ ब्रांड न्यू फिल्म। बट जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाई इट्स कॉल्ड बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हम्म। मेरे पास एक दो हीरो की कहानी थी, और एक बहुत ही एंटरटेनिंग दो हीरो की कहानी थी। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी एक एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी कहानी है जो मुझे लगता है इस वक्त की, इस टाइम की डिमांड है। मतलब द थिंग दैट वी आर डीलिंग विद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्म। बट यस, इट्स अ मेन स्ट्रीम commercial Hindi film with song, dance, hero, villain. और what excites me the most is that मैंने गुंडे में भी वो ट्राई किया था कि I like two hero films, because I've been fan of multi starers growing up. हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं। तो I'm fortunate enough that both Akshay sir and Tiger have come on board and they've liked what I want to do with the film. But yes, it has a heart. It's not a film without a heart. It has a ऑफ very कोर्स। beautiful heart. And but it also has very larger than life storytelling that usually you see when I do mainstream films. But I'm very excited. I'm very very excited because मैंने भी ऐसा वर्ल्ड नहीं करी है। तो इट्स नॉट मेरे ब्रदर की दुल्हन, it's not Sultan and Tiger. It's something which I've not kind of done. It's more of a buddy action film, but very very today's, आज की फिल्म है एकदम। No, so you know why I gave the reference of Mere Brother Ki Dulan was because I think apart from that, I think almost all your films they've had some element of social or maybe political. Even Gunde had the entire Bangladesh element. So Yes, yes, so I yes. think Mere Brother Ki Dulan is maybe the only film where it is like out and Yeah, out clean yeah. entertainer. Okay, and हम लोग एक ऐसे भी दौर में हैं जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिग स्क्रीन सिनेमा। लोग क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं बॉलीवुड के बारे में। लोग सवाल उठा रहे हैं बॉलीवुड के बारे में विज़ावी साउथ इंडियन सिनेमा, and the way the South Indian cinema has certain films in South, they have really become huge as far as the box office is concerned in the recent times, especially post COVID, maybe during COVID. आपने इंडिया की some of the biggest hits, commercial hits आपने बनाई हैं, चाहे वो टाइगर जिंदा है, सुल्तान है, भारत was a massive hit. आप कैसे देखते हैं इस सारे डिस्कशन को, एंड डू यू थिंक द बड़े मियां छोटे छोटे मियां will change things in a way for a lot of people? देखिए, ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता फिल्म मेकर या स्टोरी टेलर दुनिया में होगा जो गारंटी ले सकता है कि उसका प्रोडक्ट बॉक्स ऑफिस पे चलेगा। लेकिन जो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में हर चीज मैथमेटिक्स पे चलती। वो मैथमेटिक्स बॉक्स ऑफिस का मैथमेटिक्स नहीं। वो मैथमेटिक्स बेसिकली एक इक्वेशन है
जो कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ेगी इन अ लार्जर स्कीम। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो कुछ आपके साथ घट रहा है, आप उसको हमेशा एक मैक्रो नज़र से ग्लोबली भी देखिए। तो अगर आप वेस्ट को उठा के देख लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। मार्वल चल रहा है, डीसी चल रहा है। ठीक है, मार्वल की बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं, डीसी। मुझे नहीं लगता हॉलीवुड से कोई एक इंडिविजुअल फिल्म निकल के आई जो बहुत हैवी कंटेंट बेस्ड फिल्म थी और जिसने बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया, यू नो। तो एक बात पोस्ट कोविड ये बहुत क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक अ विजुअल स्पेक्टिकल, एंड यू हैव टू मेक द कंटेंट व्हिच इज पोस्ट 2021 covid. So anything that was conceptualized before covid had a different set of mind, had a different set of intelligence. जो कोविड आया, कोविड में लोगों ने इतना कंटेंट देखा पूरी दुनिया का, कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट मुझे लग रहा है कोविड से पहले बन रहा था, जब वो ऑडियंस के सामने निकल के आया तो लोगों को लगा यार ये तो बड़ा डेटेड कंटेंट है, यू नो, और ये रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्ट की भी एक मियाद होती है। आप अगर टाइमलेस फिल्म बनाते हैं तब तो आप लेजेंड है। बट अगर आप देखें कि अगर आपने दायरे के अंदर 1 या 2 साल भी कहीं ना कहीं सोच में फिल्म है, और लोग उस फिल्म के बारे में 2 साल भी बात कर रहे हैं कि अरे यार अच्छा क्या है, अच्छा ये वो फिल्म है जो 2 साल पहले आई थी, यू नो, कोई भी पिक्चर उठा ले, मतलब लाइक फॉर अ ग्रेट एग्जांपल वुड बी लाइक, अगर आप मुन्ना भाई उठा ले, मतलब मुन्ना भाई हैज बिकम लाइक, यार मुन्ना भाई टाइप फिल्म बनानी है, मतलब आप ये देख रहे हैं, या रंग दे बसंती टाइप फिल्म बनानी है। तो आपको ये पता है कि कुछ फिल्में हैं जो कि यू नो लोगों के जहन के अंदर है। ऐसा कंटेंट जब बनता है तब तो आप ऑलरेडी बहुत बड़ी लीग में जा चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोविड के आने के बाद हमने हमें जिस तरह से अब कंटेंट बनाना है, और जिस तरह उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि थिएटर में लोगों को लाने के लिए इट नीड्स टू बी अ फिल्म जो लोग बोलें कि मुझे ये अपने घर के टीवी पे नहीं देखनी। सबसे पहली बात, मुझे कम्युनिटी व्यूइंग करनी है, क्योंकि ओटीटी व्यूइंग इज अ वेरी पर्सनल व्यूइंग। मैं अपने घर के साथ, घर वालों के साथ भी नहीं देख रहा, मैं अपने आईपैड पे देख रहा हूँ, अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता साथ वाला आदमी हंस रहा है नहीं हंस रहा है। दैट इज वाई भूल भुलैया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल of of a mass hysteria who went into the theater and laughed, because जब आप एक entertaining कॉमेडी फिल्म बनाते हो, आप अकेले हंसते हुए अच्छे नहीं लगोगे। मतलब जब आप देखोगे कि 150 लोग थिएटर में आपके साथ हंस रहे हैं, यू विल एंजॉय इट इवन मोर, यू नो। And if you see the counterpart of what a Marvel does at the same time, in the middle of drama, in the middle of visual spectacle, there is so much of humor. Like even an Iron Man does not take himself seriously, you know. So what happens is that you just feel that this is an entertainment that I need to come in, buy a 500 rupee ticket of a multiplex and watch it with an audience, you know. तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों को दिमाग में रखते हुए वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके वो कहानियां लिखनी पड़ेंगी, जो कि आरआरआर ने किया, जो कि फॉर एग्जांपल केजीएफ ने किया। कि आदमी बोल रहा है यार, हर सीन के अंदर ये आदमी हाई स्पीड में ही आए जा रहा है, हाई स्पीड के अंदर हाई स्पीड चले जा रहा है। बट कहीं ना कहीं दैट डायरेक्टर हैड दिस थिंग इन माइंड दैट माय फिल्म इज कमिंग, आई नीड एन ऑडियंस टू एंजॉय इटसेल्फ, I will make my lead star come in slow motion after slow motion, and every time he comes, audience will enjoy more. So it is a conviction and the way he's put that film together, which makes an audience feel a certain way, you know. Um, so we have to make that kind of cinema for big screen, where people feel that these are the films that I will come and watch in theater, and these will be the films which are talking about the current time. These are the things which are maybe little ahead of time, you know, in some way or the other. So that is why it's going to be very very challenging, और ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। मैं भी अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ लिखते टाइम सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट और गट के हिसाब से जा रहा हूँ,
कि एटलीस्ट जब मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ यार ये स्क्रिप्ट ना पोस्ट कोविड स्क्रिप्ट है, ये फिल्म हो सकता है मैं प्री कोविड नहीं बनाता। 2 साल जब मैं घर पे बैठा तो मैंने सोचा कि यार इस तरह से भी कहानी कही जा सकती है। यू नो और ये भी एक तरीका हो सकता है, इसमें भी गाना होगा, इसमें भी एक्शन होगा, इसमें भी हीरो होगा, इसमें भी विलन होगा। बट क्या ये उसी तरह से बिहेव करेगा जो 2019 में बिहेव कर रहा था, या कुछ चेंज हो जाएगा इसके अंदर? तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कोविड हैज ऑल्टर्ड एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड इट हैज इवन ऑल्टर्ड सिनेमा। श्योर एंड जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग टॉप 5 फिल्म्स आपकी जानना चाहेंगे, पर बिफोर दैट मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता था। जैसे आपने आई थिंक हर किसी को अंदाजा है कि ओटीटी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सब लोगों को। सो ऐसे दौर में आपको क्या लगता है कि पायरेसी को चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज साउथ में आई थिंक वन ऑफ द असेट्स दैट दे आर हैविंग बिकॉज ऑफ द फैन क्लब्स, दे दे कैन दे हैव चेक्ड पायरेसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, if not entirely, but it is the fan clubs ensure that the movies run in theaters for many weeks. बॉलीवुड में ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है और पायरेसी बहुत ज्यादा रैम्पेंट है। एक तरफ लोग लोकल ट्रेन्स में जोगी को देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, और दूसरी तरफ कोई भी जो लेटेस्ट फिल्म आई है उसका पायरेटेड वर्जन देख रहा है लोकल ट्रेन में। आई थिंक पायरेसी इज वेरी बिग, मतलब वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, and especially for the Indian films, and somewhere or the other, we need to put on a body which monetize, kinds of monitors it in a very very hard way. जो सबसे ज्यादा मैं ये बोलना चाहूंगा कि साउथ की ताकत है कि उनके फैन क्लब्स बहुत ज्यादा लॉयल है। तो हमारे हमें भी कहीं ना कहीं हमारे फैंस इतने लॉयल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो लोगों के साथ इंस्टिगेट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग बोले कि मुझे पायरेटेड काम नहीं देखना, मुझे ये चीज थिएटर में ही जाके देखनी है। ये फाइट फरीदुन अब से नहीं, काफी टाइम से चल रही है। मतलब आपने देखा होगा, मुझे ही पता है दैट सुल्तान की रात को देयर वाज अ न्यूज दैट द फिल्म हैज गॉट पायरेटेड, अ डे बिफोर। और कहीं कानपुर में इट गॉट पायरेटेड और समथिंग। तो एंड वी वर ऑल सिटिंग इन यशराज, एंड वी वर लाइक हाउ कैन इट हैपन, बिकॉज डीसीपी तो एक दिन पहले चले ही जाते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में फिल्म लगनी है आपकी 8 बजे के शो में। तो मतलब it is something which is very very important, and it's something which we need to cater. Means I am not the right person to ask or talk about it, but there has to be a producer's body which needs to come together and creates a mechanism that fights piracy, which I think for a very long time we've been talking about. How to control it, I don't know. I think the entire film fraternity needs to come together and say, okay, stop piracy. But there is no end to it, you know. So this is it. Okay, and Ali, if we can have your top 5 films that have inspired you, films that have made a difference in your life, films that you can watch again and again, films that give you a perspective in life. I think फिल्मों से बहुत सा perspective मिलता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी टॉप 5 फिल्में बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन दीवार इज वन ऑफ देम। आई थिंक दीवार हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। शक्ति वाज अनदर वन व्हिच हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन मी। उस बाप बेटी की कहानी है, लेकिन द वे इट्स हैंडल, द वे इट्स रिटन, अगेन वेरी पॉलिटिकल, जबकि सिर्फ बाप और बेटी की कहानी है, लेकिन कितनी पॉलिटिकल कहानी, क्योंकि इमोशनल पॉलिटिक्स है उसमें। देन वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इज टाइटैनिक, which I love. I just feel that it's a very beautifully told story. Okay, let's take to Shakti for a moment. So much was said about this entire competition between Mr. Bachchan and Dilip Kumar Saab, which I think Mr. Bachchan has idolized Dilip Kumar Saab. But लेकिन वो एक था Yeah, कि yeah, that there were so many. I'm sure you remember that so many stories in yeah, the tabloids. yeah, yeah, yeah. Means Do I they? was not even born, but yes, Right. when I saw the film and I read about the film, I know that it was that great casting coup. When we talk about the Dilip Saab and
Mr. Bachchan in one film, Correct. and there was a lot of competition. There was a lot of undercurrent in every scene that who will give a better performance. That's a different thing. That one is like, I won't say mentor and prodigy, but Mr. Bachchan has always idealized Dilip Saab as Of course. someone who has a lot to give to the Indian film industry just with his craft of acting. You know, Shah Rukh sir speaks very highly of him. Every actor on those, Salman sir speaks really highly of him. You know, every actor, somewhere or the other, Dilip Saab became that prototype of what an Indian quintessential hero needs to be, and especially the way he handled the emotion. You know, the way his dialogue delivery was, the way he handled the emotion, maturity, gravitas. So he is like, uh, he was the acting bible for every actor to follow later. And then Mr. Bachchan became that bible that everyone wanted to be Mr. Bachchan, because he was so good. uh, but yeah, means in the film, when you see that film, you see that current, you see that equation between father and son is phenomenal. And again, when we talk about the politics, it's the one is the politics of a police officer who's saying whether my son is kidnapped or anyone else's son is kidnapped, I'm not going to give in to a kidnapper. And one is the politics of emotion, which a son hears that his father on the phone call says that, I don't care, you keep my son, and he feels that his father does not love him, you know. So it's just very simple, very basic, but the way it's written, the way it's handled, the way it's performed by both those two great actors, it leaves a mark on you, because somewhere or the other you resonate sometimes resonates whether your father is for you or against you, even if he tells that you can't go out and play right now, it's the time to study, you feel, why is he stopping me, like these are very small things, but when you're growing up, all these things somewhere or the other leave mark on you. And in India especially, because the relationship in India of mother and son is termed as the relationship of love, but the relationship of father and son is always the relationship of authority and power. कि ये बाप है, like everything that a father has to say, he's always little strict. Times have changed now a lot, but in the time that film was made, and even in the period of 80s and 90s, a lot of kids were and their fathers had a relationship which was about the authority and power. Like अगर डैडी ने बोला है कि ये नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, माँ है, माँ के साथ प्यार है, so I think that it was very beautifully captured. Yeah, maybe one of the most memorable death scenes as well. Okay, second one. Second one is, as I said, Diwar has left a very big impression on me again, because I just feel it's a beautiful story. Two brothers walking on two different sides of the system, and they both have reasons to do that, and by the end of it, you are confused which one to choose. Uh, and it's very rare that in a film where an hero is an anti-hero, you choose an anti-hero. You know, you choose Mr. Bachchan. You choose your sympathy till the end lies with Mr. Bachchan's character, even if he's wrong. So that's a great story to say. And then again, that whole idea of who creates the victim, and who to blame. You know, and my most favorite scene is the scene where Shashi Kapoor shoots a guy who's a little boy who's stolen a bread. Right, You know, right. yeah, and then he goes to meet and I think Hangal Saab played the father, and there is mother, another very good actress, and he goes to apologize. "Okay, I shot your son," and it's a scene Mother which is curses. just Mother curses. mother Yeah. curses him. It's the scene which has a very fulcrum, which is like which can go any side, you know. But again, what a scene, what writing, what it does to the film.
these are very small scenes, but when they come in a film like this, it really makes a huge difference and creates a huge impact as on you as an audience and your belief system as a Amazing. human being. Right. Okay. And third one. Third one, as I said, Titanic. I think, yeah, I think, again, I was a teenager when that film came, so it left a huge impact on me because I just felt a story which is just set on one ship can be told so beautifully and can have such a beautiful heart. Like if you just have a script, sir, the whole story is set on one ship. Yes, and that ship is sinking. It's a very, very small plot, but the way it's been told by James, it's stunning. And again, every character in that film is so well arced out, so well chalked out that even the guys who are playing the band while this ship is sinking have a culmination scene. Like they're playing that band till the end, and you realize, you thought they were just junior artists, but look what director does to them by the end of it. So yes, Titanic is one of the films that left a huge mark on me. Right. And that amazing dialogue, the heart of the woman is like an ocean. You never know how deep Yes, it how is. deep it is. Yes, And yes. and Celine Dion's song. So somehow I think maybe I think it's also an example that a song can literally maybe it maybe become so synonymous with a movie that it becomes conjoined in a way. Yeah, yeah, 100% means that song was such a big hit that even the rickshawalas in Uttar Pradesh were singing it at one point of time. Yes, yes, yes. It's like a Michael Yeah, Jackson. yes, yes, it breached like every boundary, which was amazing. And what that film did at that point of time, uh, the way it was put together, it became that one film that everyone had to go and watch. You know, uh, so it was very, very inspiring. Fourth one. Fourth one for me would be Rang De Basanti. I think I was still an assistant, and when I saw Rang De Basanti, I thought that it was so well done from the beginning. It was ahead of its time. It had a great thought. It was so contemporary. The way the past of the revolutionaries is merged with the Delhi University boys who create a revolution in the current time. The music of that film was phenomenal. The performances were phenomenal. Rakesh Om Prakash Mehra's direction was outstanding. The way it begins with a voiceover and the beginning of the film, where he said that I thought there were two kinds of men till I found the third one. And then, you cut to the shots of Bhagat, Ashwakulla, and all these. And again, a film that talks about togetherness. It talks about that, कितने लोगों का खून गया है इस आजादी के लिए, और वो खून किन किन लोगों से आया है, और उस खून का कोई कोई धर्म नहीं था। वो एक ही रंग था, और वो रंग था आजादी का। एंड दैट हैज टू बी समवेयर और द अदर सेलिब्रेटेड। what we are today has been you know come to us with lot of pain, a lot of pain. And the thought that brought that to us was the thought of togetherness. you know so Rang De Basanti for me was a very, very inspiring film. Great. Fifth one. Fifth one would be Shawshank Redemption. I think Shawshank Redemption is a film which is very beautiful. The way it's told, the way it's crafted, the way you understand that the way that film looks at freedom. You know, thought of freedom, how important it is, and how it can be achieved. Um, and again, very beautifully told characters, very well written characters, small characters with great story arcs, and the impression that it leaves you by the end of it. Again, a huge feeling of hope.
a great feeling of hope and liberation. The last shot at the beach, with the water, and it was just too good. That film, I think, is too good to be true. It's a must see film for everyone who aspires to be a filmmaker, to just see a sheer craft. And when you watch the film, you never know where this film is going. So, so yes, these are my top five. Fascinating. So Ali, thank you very much for your time. आपकी बेटी अभी हुई हैं और हम लोग ने आपका वक्त लिया. I think you are fulfilling your responsibilities as a hands-on father right now. So thank you very much for your Yes, time. thank you, बहुत बहुत मुबारक जोगी के लिए एक बार फिर से. And thank you, I think it's fascinating to know your thought process, and looking forward to Bade Miya, Chhote Miya and all your future ventures. Thank you very much. thank you, Faridoon. Thank you. That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.